स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने दो युवा प्रतिभाएं हैं और दोनों युवा प्रतिभाओं के पिताश्री भी साथ में हैं और एक के ससुर जी भी साथ में हैं, जो दोनों ही नामचीन व्यक्तित्व है। हम डॉक्टर महेश जी कड़ेल से मिलना चाहेंगे, जो गायनिक डॉक्टर है और 2.25 लाख बच्चों की सफल डिलीवरी करवाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। आप जयपुर निवासी हैं, फुलेरा स्थित सरकारी अस्पताल में आप सेवारत हैं। साथ में विकास जी सोनी हैं, आईआईटी खड़गपुर से आपने किया है। दिनेश जी सोनी आईआईटी रुड़की से किया हुआ है और विजय जी सोनी लावट जयपुर निवासी, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, संघ और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आप समाज सेवा में भी निरंतर जुड़े हुए हैं। आज हम दो युवाओं से चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार राजस्थान से आए यहाँ पर और आपने यहाँ आकर जिस शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो बीज बोया है और वो अभी छोटी अवस्था में है और वट वृक्ष की ओर आपका सपने हैं। और मुंबई तो माया नगरी है, माया है और माया नगरी में सपना देखना कोई गलत बात नहीं है और ये जज्बा हो तो सपने भी बहुत जल्दी पूरे होते हैं। थोड़ा सा आप परिचय दीजिए, मतलब क्या विचार करके आपका मुंबई आना हुआ और आगे की क्या योजना आपकी? नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकास सोनी है। मैंने अपना इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट किया 2010 से 2014 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट जो था वो पुणे में था। पुणे में 1 साल काम करने के बाद में मुझे इतनी जो है अपनी जॉब समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और मुंबई में वही जो डेस्टिनी का खेल था, जो संजोग ऐसे बैठे कि मैं जो है पढ़ाने वाली लाइन में आ गया। और टीचिंग लाइन में भी जो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको जो है मैंने पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। मैं फिज़िक्स सब्जेक्ट लेता हूँ और 2016 स्टार्टिंग से लेके अभी तक बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे आईआईटियंस और बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाने का मौका मिला। आज भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। शुरू के 5 साल जो है मुंबई का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड है आईआईटियन स्पेस, वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा, मैनेजमेंट लेवल पे भी एक मौका मिला। और उसके बाद में मार्च 2021 में मेरे जो छोटे भाई हैं, ये भी आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हैं, इनके साथ में मिलके हमने अकेड सेंट्रिक, जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, उसकी शुरुआत करी। अकेड सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक सेंट्रिक, एक ऐसा सेंटर जो कि पढ़ाई से रिलेटेड उसी में डिवोटेड है, बच्चों के लिए डेडिकेटेड है और बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए तत्पर हमेशा तैयार है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आज हमारा जो एक ऑफलाइन सेंटर है वो मुंबई में है, बोरीवली में, वेस्ट में, स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है, 200 मीटर। और साथ ही में हम अक्रॉस इंडिया ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम छोटे बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। इन अ बैच ऑफ 15 से 20 बच्चों के बैच में हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो हमारा इंटेंशन है, टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं कि ये सभी बच्चे, मैक्स टू मैक्स बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। कोई आईआईटी में चला जाए, कोई एनआईटी में चला जाए, कोई बिट्स पिलानी में चला जाए। जो लोग आईआईटी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं वो ये सारे नाम बिल्कुल जानते होंगे। कहीं ना कहीं वो बच्चा सेटल हो जाए। अगर मैं 2024 के हमारे रिजल्ट की बात करूं तो हमारे 16 बच्चे, एक बैच में 16 बच्चे थे। 16 में से 8 बच्चे आईआईटी में गए, 4 बच्चे एनआईटी में गए, 2 बच्चे बिट्स में गए, एक बिट्स पिलानी में, एक बिट्स कुआं में। ये हमारा सिलेक्शन रेट है और हम इसी रेट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत कमर्शलाइज्ड है, 50, 100, 200, 300 बच्चों का भी बैच बनता है, लेकिन क्या उस बैच में पढ़ के आप रिजल्ट दे सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल दे सकते हैं, वो तभी दे सकते हैं जब आप बहुत मजबूत हैं, बहुत आपने अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लिया है और आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। क्योंकि एक 16 से 17 साल का बच्चा इतना मोटिवेटेड खुद से हो जाए, ये बहुत कम पाया जाता है। उसको आपको मोटिवेट करने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है और वो मेंटोरशिप का काम भी हम बिल्कुल साथ में करते हैं। वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चे के साथ में रहते हैं। ये 2 साल की लंबी जर्नी है और इस लंबी जर्नी में हमेशा हम उसके साथ में रह के एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट, परिवार का भी इसमें सहयोग रहता है, जो बच्चे का परिवार है उनके भी टच में रहते हैं और एक पर्सनलाइज टच बच्चे को मिल पाए, उसकी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो टाइमली रिजॉल्व हो पाए, उसी पे फोकस रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हों, फ्यूचर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट करें और हमारे जो देश को, इंडिया को काफ़ी आगे लेके जाएं। हमारा सपना यही है।
और बिल्कुल ये जो मेरा जीवन है, इनफैक्ट हम दोनों का जीवन है, ये हमने शिक्षा के क्षेत्र में दे दिया है। और आने वाले समय में और भी काफ़ी कुछ दिमाग में हैं चीज़ें जो आपके सामने हम शेयर करते रहेंगे। बहुत सुंदर, Time। बहुत सुंदर। दिनेश जी, आपकी रुड़की से एजुकेशन हुई, बिल्कुल। तो फिर आपने कुछ आईटी कंपनी में या एमएनसी में जॉब करने का विचार नहीं करके कोचिंग क्लासेस को ही क्यों चुना? तो 2015 में जब मैं कॉलेज से निकला जी। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, मुंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जी। तो उसमें मैंने करीब 1.5-2 महीना काम किया। तो क्योंकि मैं बाय डिग्री मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो वहाँ काम करने में 2 महीने में काम करने में मुझे समझ आया कि सिविल इंजीनियरिंग शायद मुझे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड या बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। तो फिर सोचा कि और कहाँ और क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो 1 साल स्टार्टअप करने के बाद में मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आई कि करना जो है वो जॉब नहीं करनी है, कुछ सीख के खुद ही का कुछ ना कुछ अब वो क्या बिल्ड करना है, किस डायरेक्शन में, किस क्षेत्र में खुद का जो व्यवसाय है उसको बनाना है, बस वो सोचना था। तो 2016 की बात है, जो मेरे भाई साहब हैं बैठे हैं पास में, इन्होंने एक IITian स्पेस, जहाँ पे इन्होंने भी काम किया, मैंने भी काम किया, तो शायद 2016 में लगभग अप्रैल के समय इन्होंने वो ज्वाइन किया। और उसके बाद में 1 साल जब मैं स्टार्टअप में था, उसके बाद में मैं भी सोच रहा था कि कहीं और स्विच मारूं। तो जब एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में इंसाइट मिली भैया से भी, और भी जो हमारे फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी इस क्षेत्र में थे, ऑलरेडी JEE नीट की तैयारी के हिसाब से, तो फिर मानस हमारा ये बना कि क्यों ना हम, क्योंकि हम दोनों अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं, पहले कुछ सीखते हैं पहले तो, क्योंकि टीचर एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको इन बिजनेस के तरह आप कैसे उसको और लोगों की भलाई के लिए आप कैसे चला पाए। तो आई थिंक वो फिर हमने धीरे धीरे उस चीज़ में हम आए। तो मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद इन्होंने सेम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और मैंने तो वो इंस्टीट्यूट मार्च 2021 में छोड़ा था, 5 साल देने के बाद में। इन्होंने वो 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनको बाहर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। और ये काम स्टार्ट करने के 1 साल बाद ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि करना है, कुछ अपना ही करना है, समाज को देना है, और जितने भी बच्चों को हम ढंग की जगह पहुंचा पाएँ, चाहे वो किसी भी समाज के हों, बिल्कुल हमारा समाज है तो उन पे तो हम, मतलब ऐसा है कि वो तो हमारे अपने हैं, उन पे तो एक्स्ट्रा ध्यान देना ही है, बट हम सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएँ और समाज को अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ। अगर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है एक ढंग की जगह पहुँच जाता है, बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और उनसे जब हम कनेक्टेड होते हैं, आज मुंबई के जो बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं, ढंग की जगह पे हैं, और वो इतने बड़े लोग हैं, आज भी वो एक सर बोल के हमें बुलाते हैं, और हमें इतना समय दे पाते हैं। सम्मान जो है वो आपको सम्मान, आपको एक जो रिस्पेक्ट भी इस प्रोफेशन में, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में ही, मतलब एक टेम्पररी माइंडसेट के साथ में ये चीज़ स्टार्ट करी थी, लेकिन कब ये परमानेंट बन गया पता ही नहीं चला। और फिर ऐसा था कि अब भाई ये जीवन तो शिक्षा के लिए ही है, जी। और भी चीज़ें हैं दिमाग में, वो बिल्कुल हम समय के साथ में आपके सामने लाते रहेंगे। तो अभी आप 2 तरह के कोर्स यहाँ पर करवाते हैं, JEE और नीट की। जी बिल्कुल। तो जो कि महाराष्ट्र में, बम्बई में जो कल्चर है इंटीग्रेटेड कोर्स 11वीं-12वीं का, जी, तो उसमें मतलब थोड़ा सा उस दिनेश जी उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे। तो मतलब इंटीग्रेटेड, तो बेसिकली इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं उनका जो एक टारगेट होता है, वो बच्चे को और ज़्यादा समय जो है वो अपनी तैयारी पे वो दे पाए। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि बच्चा कोचिंग में पढ़ेगा, और साथ में ही उसका जो कॉलेज है, जो 11वीं-12वीं है, तो 11वीं-12वीं के लिए उससे बहुत कम समय कॉलेज में जाके, या फिर जो स्कूल हम बोलते हैं 11th-12th, तो वहाँ जाके बहुत ही कम समय उसका उन अपने जो लेक्चर्स हैं PCN के, जो उसके कॉलेज में होने, अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड में जाएंगे तो आपको कॉलेज के लेक्चर भी अटेंड करने हैं, और साथ में आपका इंस्टीट्यूट का भी। तो इसे फ़ायदा, इंटीग्रेटेड का फ़ायदा ये है कि बच्चा जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, और सबसे ज़रूरी इस जर्नी की जो चीज़ है वो है कि जो सेल्फ स्टडी बच्चा बैठ के खुद करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि JEE जैसा नेशनल लेवल एग्ज़ाम, नीट जैसा नेशनल लेवल एग्ज़ाम, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है कि आप कितनी प्रैक्टिस
जो खुद से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसकी जो एप्लीकेशन है उनकी आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो उसका समय बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एक बच्चे को। तो बच्चा इंटीग्रेटेड कोर्स में वो अपना जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में से काफ़ी समय अपनी सेल्फ स्टडी को दे पाता है। तो ये एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटीग्रेटेड कोर्सेज का। तो वो हम लोग भी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो एसोसिएशन है निर्मला कॉलेज, कांदिवली ईस्ट का ही कॉलेज है, वहाँ हमारा एसोसिएशन जी। स्वर्णकार समाज के लिए क्या मतलब कुछ मतलब इसमें कोई रियायत या छूट कोई या कोई क्या सहयोग बच्चों के लिए, कुछ मतलब समाज के कोई जरूरतमंद जो विद्यार्थी उनके लिए आपकी कोई योजना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्णकार समाज के, हमारे समाज के जो भी बच्चे फ्यूचर में या करंटली इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको किसी भी तरह की मदद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में अगर रिक्वायर्ड है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ बच्चे जो कि मुंबई में और बोरीवली तक ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे सेंटर तक आ सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आप एक फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो भी हमारा है, तो एक बाकी लोगों के लिए जो है डेफिनेटली हमारे समाज के लिए उस फीस स्ट्रक्चर को भी हम ध्यान में रखेंगे और उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल पाए, उनके ऊपर बर्डन कम से कम हो। और इनफैक्ट अगर बहुत अच्छा मेधावी बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसे बच्चे को तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना फीस आधी कर दी जाए या उससे भी कम कर दी जाए, क्योंकि एक अच्छे बच्चा जो रिजल्ट दे सकता है उसकी ज़रूरत आज किसको नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूट को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हमें भी ऐसे बच्चे चाहिए जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की वजह से अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा हम कुछ ऐसे केसेस हैं जो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए हम ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल दे दूं तो हमारे स्टूडेंट्स नो डाउट कुछ ऐसे भी हैं जिनके पिताजी 50 लाख 1 करोड़ सालाना कमाते हैं। तो हमारे पास में स्टूडेंट 1-2 ऐसे भी हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, बहुत इच्छा है, बट पिताजी जो हैं वो ऑटो चालक हैं मुंबई में। तो मुंबई में अगर वो ऑटो चालक हैं तो ये तो हम भी समझ सकते हैं कि भाई फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो उनकी फ़ीस में हमने अच्छी खासी रियायत करी है। और हमारे समाज के भी ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ है, रिसोर्सेज में कहीं ना कुछ कमी आ रही है, वो बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो। हम हर तरह की मानसिक हो, चाहे उनको सहायता चाहिए हो या फिर मोटिवेशन चाहिए हो या फिर आर्थिक उनको लगे कि हमें थोड़ा बहुत इसमें मिले, तो हम उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। जी, बहुत सुंदर। नीट के लिए कोई सफलता के सूत्र कुछ मतलब बच्चों के लिए? बिल्कुल, नीट के लिए अगर देखें तो अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि हर साल, आज 2024 का ही आंकड़ा ले लेते हैं, हम तो 25 में आज बैठे हैं, 2024 में 25 लाख बच्चों ने नीट एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था पूरे इंडिया में, और IIT JEE के एग्ज़ाम के लिए 12.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। एक समय था 2016 के टाइम पे, एक समय था जब 16 लाख बच्चे IIT JEE देते थे और 8 लाख बच्चे नीट देते थे। तो ये फिगर जो पहले JEE डबल था, आज नीट डबल हो गया है। और ये आफ्टर कोविड इसलिए आया है क्योंकि आज मेडिकल की चीज़ों की रिक्वायरमेंट समाज में बहुत ज़्यादा है। कोविड ने हमको ये बता दिया है कि मेडिकल सिस्टम के लिए वी नीड गुड पीपल, हमें अच्छे लोगों की, सक्षम लोगों की ज़रूरत है। और बच्चों का जो ये सपना है ये उनको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, हमें भी एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। 25 लाख लोग होने से क्या हो गया है कि हर बच्चा मेहनत कर रहा है, पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा है। तो 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। एक समय था जब 720 में से 720 नंबर नहीं लाए जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद से हमें ऐसे बच्चे भी दिखने लगे हैं जो पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। अगर मैं मुंबई के KEM कॉलेज की बात करूं तो KEM सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, जहां पे कोविड से पहले 640-650 पे भी एडमिशन हो जाता था। आज उस कॉलेज में 670 पे भी एडमिशन नहीं हो रहा है, 680 पे भी एडमिशन नहीं हो रहा है। कंपटीशन टफ है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली लगे रहते हैं, आप में वो जुनून है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, प्राइवेट सीट के लिए मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मेरा मन है, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट सीट तभी पा सकते हैं जब आप 2 साल लगातार, अगर मैं आपको बहुत ही एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो 24 घंटे दिन के होते हैं, 24 में से 7 घंटे आप सोने के काम में ले सकते हैं। बिल्कुल एक हेल्दी माइंड के लिए 7 घंटे बिल्कुल रिक्वायर्ड हैं। 2 घंटे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आपका बाथिंग, जो भी डे टू डे एक्टिविटी है, 2 घंटे आप उनको दीजिए। ये अपने 9 घंटे हो जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 6 घंटे वो इंस्टीट्यूट आपके लेगा ही लेगा, तो ये आपके 15 घंटे हो जाते हैं। मुंबई जैसी जगह में 1 घंटा कम से कम मैं ट्रैवलिंग का मान के चलता हूँ कि आना जाना बहुत कम पकड़ रहे हैं हम हमारे, ये अगर 1 घंटा और हम इसमें जोड़ ले तो ये हमारे 16 घंटे हो जाते हैं। और 1 घंटा हम बच्चों को ये बोलते हैं कि
ये जर्नी एक ऐसी है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स की जर्नी है। इसमें आपको कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट होगा, कभी कभी बहुत लो फील करोगे, मन करेगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, ये तैयारी मुझसे नहीं हो रही है। 1 घंटा आपको हमेशा स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी, अब वो एक्टिविटी हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है। किसी को क्रिकेट खेल के आराम मिलता है, किसी को चेस खेल के आराम मिलता है, किसी को म्यूजिक सुन के या म्यूजिक गा के आराम मिलता है। 1 घंटे की स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो ये 17 घंटे अगर मैं बता दूं, और ये 17 घंटे में आपने वो काम किए हैं जो कि एकदम एसेंशियल है, आपको करने ही पड़ेंगे, आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करा है। तो अगर आप इसमें काटते हैं तो आप 24 में से 17 आप जब माइनस करते हैं तो आपको 7 घंटे और एडिशनल मिलते हैं। उन 7 घंटे का क्या किया जाए, वो 7 घंटे ही हैं जो आपकी ये 2 साल की जर्नी को और निखारेंगे। और उसमें आपको करनी होती है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट हमें मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। आपका सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रिवीजन टाइमली करना बहुत जरूरी है, सवाल करते रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ टीचर से पढ़ के समझ में आ गया और मैंने खुद से कुछ नहीं करा, तो ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं। अगर हम बोलें कि 25 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं, तो कितने बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट मिलती है। मैं डेंटल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, एमबीबीएस की सीट जो है वो कुछ हजारों लोगों को, आप बोल सकते हैं 50-60 हजार जो है एमबीबीएस सीट्स हैं उन्हीं को मिलती है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो उसके लिए मेहनत भी डट के करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका एक स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। और अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिल जाएं, अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएं, आपके फ्रेंड्स टाइप ही वो अगर मिल जाएं, तो हमारा भी यही मोटो है कि हमारे सेंटर पे हमारे जितने ही बच्चे हैं वो हमें अपना एक मित्र ही समझे, बहुत ज़्यादा गुरुजी वाली फीलिंग ना लेके आए, क्योंकि आज के समय में वो फ्रेंडली बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है और तभी बच्चा अच्छे से कनेक्ट करता है। हमारे सारे बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, वो हमें किसी भी वक्त व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स हमसे किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह का एक पर्सनलाइज एटमॉस्फेयर हम बनाना चाह रहे हैं और जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुंबई में यहाँ पे दिख रहा है सभी समाज की तरफ से। बहुत बढ़िया। विजय जी, आपके 2 सफल और IITian जो दोनों पुत्र बम्बई में हैं, सेटल हैं, तो उनकी उपलब्धियों को देखकर आप कैसा फील करते हैं? इनकी उपलब्धियों को देख के मैं मानता हूँ इन दोनों की ही लगन ऐसी थी कि हमारे को तो IIT करना है। हाँ। हम ये को 9th क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम 8th क्लास में पढ़ते थे, जब हम बैठे थे बातें चीतें कर रहे थे। मैंने कहा आपको बहुत बड़ा कोई अफसर बनना चाहिए। तो इनका रुझान ये था, नहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम तो IIT होती है वो करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इनका उस टाइम ये रुझान ये था। तो इन्होंने लगन से पढ़ाई करी और आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। समाज की और इनका उद्देश्य यही था कि हमें खुदगाही को ऐसा काम करना है, पढ़ाई लिखाई करके IIT करनी है। मैं IIT समझता नहीं था क्या होती है IIT। तो इन्होंने बोला भाई IIT देश की सबसे ऊंची पढ़ाई होती है, वो होती है IIT। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से ही कहाँ पढ़ना है, कहाँ इंस्टीट्यूट है, इन्होंने खुद नहीं देखा। मैं बोले हमारे को तो ये पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था, तो दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं? हाँ, दोनों हिंदी मीडियम। मैं बीच में 2-3 साल के लिए हिंदी मीडियम में चला गया था। ये 5th क्लास तक था, फिर उसके बाद में 6th 7th 8th 9th 10th ये 5 साल मैं हिंदी मीडियम में रहा। और फिर मैं फिर से 11th 12th में CBSE बोर्ड में आ गया। और आप? मैं शुरू से ही CBSE बोर्ड। अच्छा, CBSE बोर्ड में थे। तो ये विकास ने बोला मेरे को तो इंग्लिश मीडियम में जाना है और IIT का वही कोर्स करना है मेरे को, इसलिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करो। तो ठीक है, तो इसकी TC लेने गया मैं स्कूल से। तो प्रिंसिपल महोदय थे, मैंने कहा इस बच्चे की TC चाहिए। तो प्रिंसिपल महोदय बोला इसको ऐसा है, देखो इसको यहाँ ही रहने दो, ऐसा बच्चा बहुत कम मिलते हैं अपने समाज में, तो इसको तो बोले 2 घोड़ों पे सवार नहीं होना चाहिए। और प्रिंसिपल महोदय जो है वो भी हमारे ही समाज के, घनश्याम जी सोनी, श्री घनश्याम जी सोनी, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तिलक नगर जयपुर, उसके वो प्रिंसिपल ये तब की बात है। जी। तो फिर बच्चे ने बोला नहीं मेरे को जाना थी, हम तो उस टाइम तो आ गए, फिर दोबारा गया, TC लेके आया। और जो मान लो थी जो इसकी इच्छा थी, जो जज्बा था, तो इस जज्बे को मालूम पूरा करने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी और सफल हुए। और आज मुंबई में जो कर रहे हैं ये अपनी खुद
खुद की मेहनत और लगन से जो काम कर रहे हैं, और एक सेवा हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के ही करना, ये उसको पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जितना एक गर्व एक पिता को पुत्र पर होता है, उतना गर्व एक ससुर को अपने दामाद पर होता है। तो डॉक्टर महेश जी, आपको कैसा आपने तो आज इंस्टीट्यूट शायद पहली बार आप इंस्टीट्यूट में गए हैं, दामाद जी के काम को देखा, तो कैसा आपको कैसा फील होता है? सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने कभी इनको दामाद माना ही नहीं। तो पुत्रवत ही माना है जी। और उसी तरह से मैंने उनसे रेस्पेक्ट पाया है। जी जी। तो कहीं कोई नहीं। और एक पुत्र के ऊपर, उसकी उपलब्धियों के ऊपर एक पिता को जितना गर्व होता है उतना ही गर्व मुझे। जी जी। थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत बड़े चिकित्सक हैं और बहुत समय आप मतलब चिकित्सा जगत में दिया है, अभी 3 साल बाद में आप रिटायर भी हो रहे हैं और 30 वर्षों से अधिक आप शायद इस सर्विस में रहे हैं। थोड़ा सा अपना हम चाहेंगे, थोड़ा सा हम और पूरा समाज आपके बारे में थोड़ा जाने। मैं डॉक्टर महेश कड़ेल, पिताजी का नाम अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं, डॉक्टर श्रीलाल सुमन के नाम से, जिन्होंने शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है। और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने एक कोई NCERT की तरफ से एग्ज़ाम होता है, जी जी, उसको क्लियर करने के बाद में मैंने पिलानी से अपना 10+2 किया था गवर्नमेंट की तरफ से ही जी। और फिर मेरा मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा राजस्थान PMT, राजस्थान PET और IIT, उस समय रुड़की अलग ही कॉलेज हुआ करती थी। अच्छा। तो तीनों एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं समाज सेवा में जाऊं, तो मुझको मेडिकल साइड में ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट रखा कि अभी मेडिकल साइड में जाऊं। तो वैसे तो मैंने जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वापस से छुड़वा कर और फिर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, उसमें एडमिशन दिलवाया। वहाँ से MBBS करने के बाद कुछ समय किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं आउट ऑफ मेडिकल साइड रहा, लेकिन उसके बाद 7 साल बाद वापस से इसी साइड में आकर और वापस से मेहनत करके और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। तो कुछ समय बाद एग्ज़ाम्स देकर MS किया मैंने। जी। MS किस में? गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में जनाना हॉस्पिटल, जो कि SMS से ही एफिलिएटेड है। अच्छा। SMS के अंदर ही है, वहाँ से मैंने MS किया। उसके बाद में मेरी पहली पोस्टिंग MS के बाद वो सांभर हुई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांभर, और उसके बाद में फुलेरा। तब से मैं फुलेरा में ही कार्यरत हूँ और अभी एज ए प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के रूप में, जो कि हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती है किसी भी सब्जेक्ट में, उस रूप में मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। और कुछ अनुभव बताना चाहेंगे मतलब इस चिकित्सा क्षेत्र में आपके, मतलब कुछ जो, क्योंकि मेडिकल से भी कई बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं और आपकी तो इतनी 30 वर्षों की लगभग प्रैक्टिस है और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं। 30 वर्षों की जो प्रैक्टिस है, इसमें सीधा प्रभु की कृपा मानूंगा और लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है उसी को ही मैं सब कुछ मानूंगा कि इसी वजह से मैं इसमें ये मुकाम मुझे मिला है, लोगों ने ही दिया है स्नेह से। बाकी तो ऐसा कोई इस दुनिया में एग्ज़ाम नहीं है जो कि कोई क्लियर नहीं कर सके, चाहे वो मेडिकल साइड में कोई जो एस्पिरेंट है जो कि मेडिकल साइड में जाना चाह रहे हैं या IIT या किसी में भी जाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो कि वो प्राप्त नहीं कर सकते। बशर्ते है कि एक जज्बा होना चाहिए, एक मन में इस तरह का जुनून होना चाहिए जी। कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो कोई हिमालय पर भी क्यों नहीं चढ़ सकता, जी। एवरेस्ट पर। कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। बिल्कुल जी। हमारे साथ अनुराधा जी कड़ेल जुड़े हैं, विकास जी सोनी की पत्नी और डॉक्टर महेश जी कड़ेल की सुपुत्री। आप जयपुर से हैं और पिछले कई वर्षों से बम्बई में हैं, और एक तरफ चिकित्सा क्षेत्र है, एक तरफ शिक्षा क्षेत्र है,
लेकिन आपका क्षेत्र कुछ अलग ही है, आर्ट आप संगीत में हैं। तो संगीत कैसे, मतलब पापा जैसे उपचार करते हैं और ससुराल में आईआईटी का चलन है, तो आपको संगीत, मतलब ऐसा संगीत में रुचि थी या अभी आकर संगीत में रुचि और बढ़ गई आपकी? अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी। मैं संगीत से पहले मैं मतलब डिज़ाइनिंग में हूँ। अच्छा, डिज़ाइनिंग में ही मैंने मतलब स्टडी की है और आपकी ग्रेजुएशन इसी फील्ड में हुई है? डिज़ाइनिंग में ही बहुत हुई है। सुंदर। उसके बाद में मतलब डिज़ाइनिंग के बाद में फिर मैंने जयपुर में ही मतलब जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पर मन नहीं लगा मेरा। जी जी। धीरे धीरे फिर मैं सोचना स्टार्ट किया कि अब कुछ सीखना चाहिए, कुछ मुझे और कुछ भी करना चाहिए इसके साथ ही साथ। तो एक दिन मैं कहीं पे कुछ काम कर रही थी रूम में, तो हल्का सा गुनगुना रही थी कुछ। आप खुद ही? जी हाँ। अच्छा, तो ये चीज़ मेरे पापा ने सुनी और उसी समय उन्होंने ये तय किया कि इनको सिखाना ज़रूरी है। जब आप कोई क्योंकि स्कूल में थे आप उस समय? सीख सकती है ये। उस समय स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे? जी नहीं, ग्रेजुएशन कर चुके थे? हो चुकी अच्छा। थी, हाँ जी। तो फिर वहाँ से मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है। तो अभी तांडव 2 तांडव सेकंड के नाम से, सेकंड बोलते हैं, 2 बोल रहे हैं उसको? पार्ट 2 है। पार्ट 2। पार्ट 2 है। ये क्या है, मतलब एक राजस्थानी मूवी है, जी हाँ। उसमें आपने गाना? हाँ जी हाँ, उसमें मैंने दो सॉन्ग्स गाए हैं। अच्छा, एक और सोलो गाया है, एक अच्छा। डुएट गाया है। बहुत बढ़िया। जी। किसका लिखा हुआ है ये? ये है रे रोजर। तो आप तो घर में हिंदी का चलन है जी हाँ। और गाना आपने राजस्थानी में गाया है, तो राजस्थानी सीखी कहाँ से? क्योंकि राजस्थान रूट तो है राजस्थान का। जी हाँ। तो घर में राजस्थानी मतलब बोल लेते हैं? घर में राजस्थानी बोलते बोलते नहीं नहीं है, पर मतलब सुनते हैं, बोलते हुए सुन, सबको पब्लिक से सुनते सुन हैं। कर आपने? हाँ, सबको सुनते हैं कि अच्छा ये वर्ड यू बोला जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये यू बोला जाता है। बाकी तो मतलब डायरेक्टर्स वगैरह सबको समझा देते जी हैं। जी जी। तो ये आपकी मतलब एक प्रारंभ, मतलब शुरुआत हुई है पार्ट 2 से, तांडव पार्ट 2 से। जी हाँ, जी। आगे राजस्थानी मूवी में या हिंदी मूवी में, क्योंकि मुंबई तो बॉलीवुड है, बिल्कुल, यहाँ तो यहाँ फिल्मों पे का पूरा ही पूरा क्षेत्र ही है। तो आगे इसको मतलब कैसे पूरा प्रोफेशनली लेना है कि या सिर्फ शौक के रूप में आपको इसको जीवन में उतारना है? म्यूजिक मेरे लिए शौक के जैसा नहीं है। अच्छा, तो मैं तो चाहूँगी मुंबई में रहते रहते मैं बहुत कुछ मतलब मुझको और भी ज़्यादा सीखने को मिले और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझको बॉलीवुड में भी काम में मिले मुझको। आपको स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में कई पुरस्कार भी इस क्षेत्र में मिले हैं, तो थोड़ा बताएंगे आप कौन कौन से पुरस्कार और किस फील्ड में आपको मिले? अभी सबसे पहले मुझको डिज़ाइनिंग में ही मतलब फैशन शो के लिए फर्स्ट प्राइज़ हाँ, मिला था अच्छा सन 2012 में। अच्छा। जी हाँ। और जो गाना गाया है, हम चाहेंगे थोड़ा यदि गुनगुना सकें आप। जी। अभी म्यूजिक तो नहीं हमारे पास, फिर भी यदि 2 लाइन गुनगुना सकें। और गाना वैसे जो सोलो सॉन्ग मैंने स्पॉटिफाई गाया पे है, अवेलेबल है। हाँ, हाँ। स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, सभी लोग मतलब सुन सकते हैं। सभी ऐप्स सुन पे। सकते हैं। सावन है, सावन स्पॉटिफाई। तांडव 2 जो है मूवी का नाम है राजस्थानी, जो कि रिलीज होने वाली है। और 2 लाइन उनकी आप यदि गा सकें। एक जो मैंने सोलो सॉन्ग गाया है वो सैड सॉन्ग है, तो इसकी दो लाइन्स जी, जी। ट्राई करती हूँ गाने जी, जी। की। जिया नाही लागे थारे बिन चैन नाही आवे, होया थे जुदा जो सारी रात नींद नाही आवे, तारा सो भरा आसमां भी सूनो सूनो लागे, जिया नाही लागे थारे बिना घना घबरावे।
हिवड़ो रे झूम झूम जावे थारी एक झलक रसिया रे मन ने लुभावे लोगा सो भरी दुनिया भी खाली खाली लागे जिया नाही लागे थारे बिना घना घबरावे बहुत सुंदर। याद आवे माता थारी चैन नाही आवे भूली ना जावे आँख्या थारी झील जैसी लगे तू जो मुस्कावे हिवड़ो रे झूम झूम जावे थारी एक झलक रसिया रे मन ने लुभावे लोगा सो भरी दुनिया भी आज कहा जाए तो साहित्य, संगीत, कला तीनों का त्रिवेणी संगम यहाँ उपलब्ध हो गया। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ का त्रिवेणी संगम, वहाँ का अलग आनंद है। आपके घर में साहित्य, संगीत, कला तीनों का एक त्रिवेणी संगम है। स्वर्णकार सेतु को समय दिया, इसलिए स्वर्णकार सेतु की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।